बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। Assalamu alaikum. If you think the subject of statistics is lifeless, gruesome, check your pulse. The diameter of the moon is about 2160 miles. लेकिन अगर हम जमीन से देखें तो इतना सा नजर आता है. Statistical methods have contributed to our understanding of health, psychology, ecology, music, politics, lifestyle choices, business, commerce, and dozens of other topics. And some stories with moral के साथ statistics को समझने की कोशिश करते हैं. Statistics success stories with morals. फर्स्ट स्टोरी है हु आर दोज पिटी ड्राइवर्स. इसमें इस स्टोरी को जब स्टडी किया गया तो जो डेटा सामने आया उसकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो इससे समझ नहीं आता कि कौन कौन से जी तेज रफ्तार ड्राइवर हैं, बजाय इसके कि हम उस ह्यूज डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालाइज करने के बाद, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद एक समराइज कर लें, समरी बना लें तो इजीली समझ आ जाता है. तो इसी स्टोरी का मॉरल भी यही है. सिंपल समराइज ऑफ डेटा कैन टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आर इजियर टू डाइजेस्ट देन लॉन्ग लिस्ट्स. एक बड़े डेटे को समराइज कर लें तो वो इजी होता है उसको समझना, बजाय कि हम उसकी लंबी लिस्ट देखें. सेकंड स्टोरी है जो उसका टॉपिक है, उन्वान है सेफ्टी इन द स्काईज. तकरीबन हर मुल्क में बहुत सारे लोग हवाई जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, विद इन कंट्रीज सफ़र करते हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल किया जाता है. तो इस ट्रैवलिंग में कितना रिस्क है, स्काई सेफ्टी है नहीं है. तो इस किस्म की स्टोरी को जब स्टडी किया गया तो वहाँ से जो डेटा आया, पास्ट रिजल्ट्स को, पास्ट डेटा को देखते हुए तो कितना रिस्क आता है. तो इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो एक मॉरल सामने आता है, when you read about the change in the rate or risk of occurrence of something, make sure you also find out the base rate or baseline risk. यानी पास्ट के डेटा को देखते हुए अब आने वाली कोई चीज़ है जी, उसके बारे में कितना रिस्क होगा, क्या हो सकता है. तो ऐसे ही अमेरिका के अंदर या और मुल्क के अंदर मिलियंस फ्लाइट उड़ती हैं एक साल के अंदर. तो पास को देखते हुए जी कितने जहाज क्रैश हुए. तो फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर वन क्रैश पर 2 मिलियन फ्लाइट्स फॉर ईयर. एक साल में 2 मिलियन फ्लाइट्स उन्होंने परवाज की तो सिर्फ एक फ्लाइट क्रैश हुई. तो अगर हम पास्ट डेटा को देखते हुए रिस्क देखें तो निहायत ही मिनिमम रिस्क है. तो इससे हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम रिस्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड स्टोरी है जो डिड एनी वन आस्क व्हाट टाइप ऑफ मैंगोज आर स्वीट. अगर स्वीट्स मैंगोज का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो, मंडी के अंदर लाट पड़ी हो, तो कोई पूछे जी किस किस्म के आम मीठे होते हैं, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा जब तक उस लाट को चेक ना करें. अब सारी लाट को तो चेक करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसका छोटा सा हिस्सा चेक किया जाएगा जिसको सैंपल कहेंगे, और बड़ी लाट को पॉपुलेशन का नाम दिया जाएगा. A group of units have the same characteristics of interest is called population.
and the small representative part of that population is called sample. तो इस स्टोरी का भी यही एक मॉरल है, are representative sample of only a few thousand or perhaps even a few hundred can give reasonably accurate information about a population of many millions. पॉपुलेशन चाहे हजारों में हो, 100 में हो, मिलियंस की तादाद में हो, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके बारे में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है. यानी स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट से बड़ी लाट के बारे में, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड्स. यही स्टैटिस्टिक्स है. और स्टोरी की तरफ अगर हम चले, जिसका टॉपिक है, उन्वान है, हु आर दोज एंग्री वीमन. बात ऐसा भी होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन हो, उसका जो सैंपल हम ले रहे हो वो उसका पार्ट ही ना हो, या उसका वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ही ना हो, तो वो उस पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट नहीं देगा सही. तो इस स्टोरी का भी मॉरल है, जिसको हम कह सकते हैं, एन अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल इवन अ लार्ज वन tells you almost nothing about the population. एक सैंपल ही उससे ताल्लुक ना रखता हो, सही ना हो सैंपल, चाहे जितना बड़ा भी हो, तो पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा. अगर बताएगा तो मिसगाइड करेगा. नेक्स्ट स्टोरी, जिसका उन्वान है, डज प्रेयर लोअर ब्लड प्रेशर. डज प्रेयर लोअर ब्लड प्रेशर. तो अगर हम इस स्टोरी को स्टडी करें, तो इससे जो डेटा सामने आता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है. ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बेस पर कंक्लूजन रिजल्ट्स नहीं बनाए जा सकते. ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है? A study in which one participants are merely observed and measured. तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बेस पर कंक्लूजन जनरली तौर पर नहीं बनाए जा सकते, इसलिए उसका काज और इफेक्ट क्या आता है, काज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बेस पर नहीं बनाए जा सकते, बल्कि ये रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट की बेस पर बनाए जाते हैं. आगे हम देखते हैं रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट क्या है. तो इस स्टोरी का मॉरल ये हुआ, काज एंड इफेक्ट कंक्लूजन्स कैन नॉट जनरली बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी. नेक्स्ट स्टोरी है जो, डज एस्पिरिन रिड्यूस हार्ट अटैक रेट्स. तो स्टोरी से जो डेटा आता है वो स्टडी रैंडमाइज्ड है. स्टोरी की स्टडी रैंडमाइज्ड है, रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट है. इसकी बेस पर जो कंक्लूजन बनाया जाएगा वो ठीक होगा. तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के उलट, अनलाइक विद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, cause and effect conclusions can generally be made on the basis of randomized experiments. ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बेस पर cause and effect कंक्लूजन नहीं बनाए जा सकते, बल्कि रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर बनाए जा सकते हैं. रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? A randomized experiment is a study in which treatments are randomly assigned to participants. पार्टिसिपेंट पर जो ट्रीटमेंट्स हैं वो रैंडमली असाइन की जाती हैं, फिर उससे रिजल्ट हासिल किए जाते हैं, फिर उसे देखा जाता है काज एंड इफेक्ट क्या है, फिर कंक्लूजन बनाए जाते हैं. नेक्स्ट स्टोरी है, डज द इंटरनेट इंक्रीज लोनलीनेस एंड डिप्रेशन. तो इससे जो डेटा सामने आया उसको जब एनालाइज किया गया तो उससे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आते हैं या नहीं आते. तो इस स्टोरी का भी यही मॉरल है कि जो रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी सिग्निफिकेंट हो और उनकी अहमियत हो. A statistical significant finding does not necessarily have practical significance or practical importance.
ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैटिस्टिकली रिजल्ट फाइंडिंग्स आई हैं सिग्निफिकेंट वो प्रैक्टिकल भी सिग्निफिकेंस हो या उनकी अहमियत हो जी, उलट भी हो सकता है। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन किए जाते हैं। When a study reports or statistically significant findings, find out the magnitude of the relationship or difference. अगर वो स्टडी रिपोर्ट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रही हैं, फिर उनकी मैग्नीट्यूड, डिफरेंस और रिलेशनशिप चेक की जाएगी कि वाकई रिजल्ट्स यही हैं या सिर्फ सिग्निफिकेंस ही नज़र आ रही है। There is no area of knowledge that has not been advanced by statistical studies. एक तरफ तो स्टैटिस्टिक्स एक ह्यूज डेटा को समराइज करके पेश करती है अंडरस्टैंडेबल वे में, दूसरी तरफ उसी ही डेटा की बेस पर फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन भी करती है, जिसको हम एस्टिमेट भी कह सकते हैं। फिर उसी एस्टिमेट की रिलायबिलिटी को टेस्ट भी किया जाता है, इसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में भी सैंपल के बेस पर एस्टिमेट करती है। मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजंस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। तो इसके अलावा अगर सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी सूरत हाल कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, जब कॉइन को ड्रॉ करें, टॉस करें, तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी 5 रुपये वाला हिस्सा आएगा या चांद वाला हिस्सा आएगा, तो कोई पता नहीं। तो इसको कहते हैं सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी या गैर यकीनी सूरत हाल, कुछ भी आ सकता है। तो यही सूरत हाल बिजनेसमैन को भी पेश आ सकती है, किसी और शख्स को भी पेश आ सकती है जो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। तो इस सिचुएशन में भी डिसीजन करना हो, क्विक एंड राइट डिसीजन करना हो, तो स्टैटिस्टिक्स की एक पार्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये भी हेल्प करती है डिसीजन मेकर में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये नाकिस बातें समझ आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आपकी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़।